हेलो, नमस्कार सभी को। कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 का अपने छठा अध्याय कर रहे हैं। अम्लीय व लवण प्रभावित मृदाएं। उसके अंदर अपने अम्लीय मृदा के बारे में पूरा पिछली कक्षाओं के अंदर पूरा अध्ययन कर लिया है। उसके बाद अपने लवणीय व क्षारीय मृदा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने लवण प्रभावित मृदाओं की परिभाषा, उसके बनने के कारण और लवणीय व क्षारीय मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो उनके बारे में अध्ययन किया। जिन्होंने पीछे की कक्षाओं को नहीं देखा, पहले वो उन कक्षाओं को देखें, उसके बाद ही फिर आगे का ये जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। आज के इस टॉपिक के अंदर, आज की इस क्लास में हम अपने लवण व जो क्षार है उनका न्यूनीकरण, उनका नवीनीकरण, रिडक्शन, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद लवणीय व क्षारीय मृदाओं की परिभाषा, किन किन वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से उनकी परिभाषाएं दी, विद्युत चालकता के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आधिक्य लवणों का न्यूनीकरण। इस क्रिया में पूर्व एकत्रित लवणों का आधिक्य निक्षालन द्वारा नीचे की सतहों में चला जाता है, परंतु कले कणों पर अधिशोषित सोडियम ज्यों का त्यों वहीं बना रहता है और मृदा पूर्व की भांति क्षारीय बनी रहती है। यानी कि इस क्रिया के अंदर, न्यूनीकरण के अंदर, जो मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर लवणों का अधिक्य हुआ था, लवण उसके अंदर अधिशोषित हुए थे, उनमें से अधिकांश लवण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, नीचे की ओर पैंदे में चले जाते हैं, लेकिन जो सोडियम आयंस होते हैं वो वहीं मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर वैसे के वैसे ही बने रहते हैं और मृदा क्षारीय बन जाती है। निक्षालन के कारण कोलाइडी। अब कोलाइडी कण आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। कोलाइडी कण यानी कि बहुत ही महीन कण होते हैं जिन पे ऋणावेश होता है और वो अपनी ओर धनावेशों को आकर्षित करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सोडियम आयंस होते हैं, सोडियम आयन अन्य धनात्मक आयनों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह है, इनको प्रतिस्थापित करते रहते हैं और उनकी जगह पे खुद मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर आ जाते हैं, जिससे जो मृदा है वो अम्लीय क्षारीय हो जाती है। कोलाइडी कणों पर सोडियम की मात्रा अधिक होने से कोलाइड्स का विक्षेपण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मृदा में जल की प्रवेशता मंद पड़ जाती है। यानी कि अन्य जो धनायन थे वो नीचे चले जाते हैं, जो लवण होते हैं, और जो सोडियम है वो वहीं मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर रहता है और उसकी मात्रा अधिक होने से जो मृदा के अंदर पानी की गति है या पानी का प्रवेश है वो बंद पड़ जाता है या मंद पड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका न्यूनीकरण था। न्यूनीकरण के अंदर क्या होता है कि लवण जो नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं, लेकिन जो सोडियम आयन है वो मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर रहते हैं, जिससे उसमें मृदा के अंदर पानी का जो प्रवेश है वो मंद पड़ जाता है। उसके बाद नवीनीकरण है। निम्नीकरण के अंदर आधिक्य लवणों के न्यूनीकरण की क्रिया होने से मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट नहीं रह जाता। यानी कि जो सोडियम आयंस है वो अधिक मात्रा के अंदर उसके ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम सल्फेट है वो नीचे की ओर चला जाता है। विलय लवणों के पूर्ण रूप से लीचिंग यानी कि होता है जो नीचे पैंदे में बैठने की जो क्रिया होती है, लवणों की नीचे की ओर बैठने की जो क्रिया है वो लीचिंग द्वारा अलग हो जाने से एक ऐसी अवस्था आ जाती है जबकि मृदा कोलाइड से विनिमय सोडियम को विस्थापित करने के लिए बासम नहीं बचे रहते। अब यहाँ पे भी देखो कि जो सोडियम की इतनी ज़्यादा मात्रा हो जाती है मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर कि जो बाकी बासम है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह है वो मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर नहीं बचे रहते, वो नीचे की ओर चले जाते हैं। इस स्थिति में विनिमय सोडियम जल विश्लेषित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। अब जो सोडियम है जो ऊपरी पृष्ठ पर बचा हुआ है वो जो मृदा के अंदर जो जल है उस जल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना देता है और जो हाइड्रोजन निकलती है वह कले की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। यानी कि जो
सोडियम होगा, सोडियम H2O के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो उस H2O में से एक H तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ चला जाएगा और जो एक H उसमें बचेगा वो मृदा के जो ऊपरी पृष्ठ है, मृदा कोलाइड का जो पृष्ठ है उसके ऊपर अधिशोषित हो जाता है। इस प्रकार पैदा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड मृदा वायु की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को नीचे दर्शाया गया है। तो होता क्या है कि जो क्ले होती है, मृदा होती है, कोलाइडी कण होते हैं, तो जब लवणीय क्षारीय मृदा बनती है तो उसमें सोडियम आयन्स उसके ऊपर उपस्थित होते हैं, अधिशोषित होते हैं, और अधिशोषित होने के बाद जब वो H2O के साथ अभिक्रिया करता है, जो सोडियम होते हैं वो H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो वहाँ से जैसे यहाँ पे ये सारों को सारी ये अपनी क्ले मृदा है, कोलाइडी कण है, तो इसके ऊपर जब ये सोडियम उपस्थित होते हैं, अधिशोषित होते हैं और ये मृदा के अंदर जो जल है उसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ से जो एक H है, एक हाइड्रोजन है, वो इसके एक सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा और यहाँ से एक O भी इसके साथ चला जाएगा, यानी कि Na और एक यहाँ से O और एक यहाँ से H, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। अब यहाँ का जो एक हाइड्रोजन बचा है वो एक हाइड्रोजन इस सोडियम की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये अभिक्रिया लगातार चलती है, बार बार होती है। तो हर बार क्या होता है कि जो H2O के साथ अभिक्रिया करता जाएगा, NaOH बनता जाएगा और यहाँ से जो सोडियम की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और इसकी जगह पे हाइड्रोजन आयन आते जाएंगे। और ये जो NaOH बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, यानी कि जो NaOH है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट की बनाता है और साथ में यहाँ से जल का जो अणु है वो मुक्त हो जाता है। तो निविनीकरण के अंदर क्या होता है कि बाकी सारे जो लवण होते हैं वो तो नीचे पैंदे में चले जाते हैं, लेकिन जो सोडियम आयंस होते हैं वो सोडियम आयंस मृदा के अंदर जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और वहाँ से एक हाइड्रोजन मुक्त होता है जो मृदा क्लोराइड के ऊपर अधिशोषित हो जाता है। और उसके बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है वो मृदा के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि बार बार जब ये अभिक्रिया होती है तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो नीचे पैंदे में बैठता जाता है और जो हाइड्रोजन आयन है उनकी अधिकता वापिस मृदा क्लोराइड के ऊपर बढ़ती रहती है। तो ये अभिक्रिया बार बार होती है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो क्षारीय मृदा थी वो कमी होती जाती है, उसके अंदर जो पीएच का मान है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अधिक लीचिंग के कारण सोडियम कार्बोनेट धीरे धीरे भूमि की निचली सतह पर चला जाता है, यानी कि जो बार बार जब अभिक्रिया होगी सोडियम कार्बोनेट बनेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट नीचे की ओर चले जाते हैं। मृदा क्लोराइड पर सोडियम के स्थान हाइड्रोजन ग्रहण कर लेता है, यानी कि जैसे अभी आपने देखा कि जैसे जैसे जितनी ज़्यादा अभिक्रिया होगी तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। ये जो सोडियम आयन्स है, ये सोडियम आयन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके एक सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर देगा और ये सोडियम कार्बोनेट है वो लीचिंग के माध्यम से नीचे की सतह पर चला जाता है और जो मृदा क्लोराइड है उस पर हाइड्रोजन्स ग्रहण कर लेता है, जिससे मृदा क्लोराइड पर H आयन्स अधिक बढ़ जाते हैं और मृदा की pH कम हो जाती है। अधिकांश रूप से इस प्रकार की मृदा में pH 6.0 से कम पाया जाता है। यानी कि निविनीकरण के अंदर क्या होगा, निविनीकरण के अंदर यही बात है मुख्य याद ध्यान रखनी है कि जो सोडियम आयन्स हैं वो सोडियम आयन्स जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। वहाँ से जो एक हाइड्रोजन मुक्त होगा वो मृदा क्लोराइड द्वारा अधिशोषित कर लिया जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा और सोडियम कार्बोनेट है वो नीचे की सतहों पर चला जाता है, नीचे पैंदे में चला जाता है और ये अभिक्रिया बार बार होने से मृदा जो क्लोराइड कण है उस पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे उसका pH का मान है वो भी कम होता जाता है। तो इस क्रिया को जो भी ये सारी प्रक्रिया होती है उसको निविनीकरण कहा जाता है। उसके बाद आता है डिग्रेडेशन, ऐसी मृदा जिसमें एक बार निविनीकरण हो चुका है। एक बार निविनीकरण का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक बार जो सोडियम आयन्स हैं वो सोडियम कार्बोनेट के रूप में नीचे पैंदे में बैठ चुके हैं,
पुण्य क्षार एकत्रित होने लगते हैं और सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ने लगती है। अब इसमें क्या होता है कि वापिस पुण्य जो सोडियम आयंस हैं वो मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर वापिस से इकट्ठे होने लगते हैं, वापिस से वही अभिक्रिया होने लगती है। तो इस क्रिया को रिग्रेडेशन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप मृदा का पीएच मान फिर से अधिक होने लगता है। जैसे कि खेत के अंदर से अगर अपने एक बार खरपतवार निकाल दी जाती है तो कुछ टाइम के बाद वापिस खरपतवार उगना शुरू हो जाती है। वही काम इसके अंदर है कि एक बार जो सोडियम है, सोडियम आयंस है, वो H2O के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। वो सोडियम कार्बोनेट नीचे पैंदे में बैठ जाएगी। ये तो हो गया नवीनीकरण। और डिग्रेडेशन के अंदर क्या होता है कि जब एक बार वो सोडियम आयंस सोडियम कार्बोनेट के रूप में नीचे पैंदे में बैठ चुके हैं, लेकिन मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर वापिस पुनः वो सोडियम आयंस विभिन्न जैसे अपने अम्लीय क्षारीय मृदा बनने के कारण के अंदर देखा, तो उसी प्रकार से वो क्रिया पुनः प्रारंभ होती है और सोडियम आयंस वापिस मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। तो इस क्रिया को रिग्रेडेशन कहा जाता है। उसके बाद लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण, यानी कि किस तरीके से अपने इनको पहचान सकते हैं कि ये लवण प्रभावित मृदाएं हैं या ये क्षार प्रभावित मृदाएं हैं, क्योंकि दोनों ही मृदा के अंदर सोडियम आयंस की अधिकता होती है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसी कौन सी तरीका है जिससे अपन ये देख सकें कि लवण प्रभावित मृदाएं हैं या फिर ये क्षार प्रभावित मृदा हैं। तो रासायनिक दृष्टि से लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण यूएस लवणता प्रयोगशाला ने इस प्रकार किया। लवणीय मृदाएं, अमेरिकन वैज्ञानिक हिलगर्ड ने इन्हें व्हाइट एल्काली सॉइल, यानी कि जो सफेद रंग की आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर सफेद रंग की एक परत सी जम जाती है, तो उस परत को बोलते हैं व्हाइट एल्काली सॉइल, जो कि लवणीय मृदा की निशानी है। तथा रूसी वैज्ञानिक गैदरोइज ने सोलोन चाक सॉइल के नाम से संबोधित किया है। ये तो इनके नाम आज गए कि इसमें अमेरिकन वैज्ञानिक ने इसको क्या बोला, रूसी वैज्ञानिक ने इसको क्या बोला। अब वास्तव में होता क्या है, वे मृदाएं जिनमें 24 डिग्री सेल्सियस पर तापमान का ध्यान रखना है, वे मृदाएं जिनमें 24 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष, यानी कि मृदा को पानी के अंदर घोलकर जो अपने संतृप्त निकालते हैं, संतृप्त निष्कर्ष बनाते हैं, तो उसका 24 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है। विद्युत चालकता क्या होता है कि विद्युत चालकता के बारे में अपने आगे टॉपिक दे रखा, उसमें बात करेंगे। फिर भी यहाँ पे विद्युत चालकता एक प्रकार का ईसी मीटर होता है, जिसमें से उस विद्युत की उस मृदा की या मृदा संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता ज्ञात की जाती है। तो उस 24 डिग्री सेल्सियस पर मृदा संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है। विनिमय सोडियम, तो विनिमय सोडियम भी एक प्रकार का, आगे इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। विनिमय सोडियम 15% से कम पाया जाता है तथा पीएच 8.5 से कम होता है। इन मृदाओं में सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जल में घुलनशील क्लोराइड तथा सल्फेट के लवण होते हैं। तो जो लवणीय मृदा है, लवणीय मृदा के अंदर ध्यान रखना है कि जो इसमें विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर, 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है। ये ध्यान रखना कि 24 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत चालकता का जो मान है वो 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होता है। और विनिमय सोडियम है वो 15% से कम होता है और जो पीएच मान है वो भी 8.5 से कम होता है। यानी कि ये दोनों चीजें तो कम होंगी, एक तो विनिमय सोडियम 15% से कम होता है और जो पीएच मान है वो 8.5 से कम होता है। ये दोनों चीजें कम होती है और जो विद्युत चालकता है वो 4 डेसीसाइमन से प्रति मीटर से अधिक होती है। तो इसको ज्यादा ध्यान रखना है, इसको रटना नहीं है, बस थोड़ा सा तरीका है ये देख लेना कि विनिमय सोडियम जो है वो 15% से कम होंगे तो जो इसका पीएच मान है वो भी कम होगा। ये दोनों कम है तो इसकी विद्युत चालकता है वो ज्यादा होगी। और इन मृदाओं में क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के जल में घुलनशील क्लोराइड तथा सल्फेट के लवण होते हैं। यानी कि क्लोराइड
सल्फेट के लवण इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये तो थी अपनी लवणीय मृदाएं। लवणीय मृदा के अंदर बस ये ध्यान रखना है, जो इसकी विद्युत चालकता है वो अधिक होती है, विनिमय में सोडियम वो कम होता है और पीएच मान है वो भी कम होता है। उसके बाद आता है क्षारीय मृदाएं। तो हिलग्राड ने इन्हें ब्लैक काली सॉइल, ब्लैक का मतलब काली रंग की होती हैं, जिनको अपने बोलने की दलदल टाइप का होता है, जैसे दलदल आपने देखा होगा उस तरीके का। तो हिलग्राड ने इन्हें ब्लैक काली सॉइल तथा गैदरोइज ने सोलेंटेज के नामों से संबोधित किया है। अब इसके अंदर वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम होती है। अब इसमें देखना इसके अंदर क्या हो रहा है, 4 डेसीसाइमन से कम होती है। जो लवणीय मृदा थी, लवणीय मृदा में 4 डेसीसाइमन से अधिक होगी, तो इसमें क्या हो रही है, कम। अब इसमें ये चीज कम है, तो जो सोडियम, विनिमय में सोडियम है और जो पीएच है वो अधिक होंगे। यानी कि जो लवणीय मृदा थी उसमें 4 डेसीसाइमन से अधिक था, तो ये जो विनिमय सोडियम और पीएच मान है वो कम थे। इसमें अब ये चीज कम है, तो विनिमय सोडियम 15% से अधिक और पीएच मान है वो 8.5 से अधिक होता है। इन मृदाओं में विनिमय संकीर्ण सोडियम आयन से संतृप्त रहता है। इन मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, इसलिए ये मृदाएं सोडिक मृदाएं भी कहलाती है। यानी कि इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। उसमें तो आपने देखा कि सल्फेट या क्लोराइड की अधिकता होती है, जो भी अपने ले सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, जैसे अभी अपने ऊपर देखा था, पढ़ा था ये वाला जो था कि कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें सिर्फ सोडियम के जो होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये वगैरह इसके अंदर होते हैं। तो ये मृदाएं सोडिक मृदाएं भी कहलाती हैं। इन मृदाओं में पर्याप्त मात्रा में विनिमय सोडियम पाया जाता है, जिससे मृदा की पीएच मान बढ़ जाती है, जो भौतिक दशा को खराब करती है, जिससे फसल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है लवणीय क्षारीय मृदाएं, यानी कि दोनों संयुक्त रूप से लवणीय व क्षारीय मृदा। तो जब लवणीय और क्षारीय मृदा के बारे में आपने से पूछेगा, तो इसके अंदर तीनों चीजें ही अधिक होती हैं। तीनों चीजें जैसे विद्युत चालकता भी इसके अंदर अधिक होगी, 4 डेसीसाइमन से अधिक होगी विद्युत चालकता। विनिमय सोडियम है वो भी 15% से अधिक होगा, जो पीएच मान है वो भी 8.5 से अधिक होगा। तो इसमें तीनों चीजें क्या होती हैं, अधिक होती हैं। वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ताप मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है। विनिमय सोडियम भी 15% से अधिक पाया जाता है और मृदा पीएच मान है वो भी 8.5 से अधिक होता है। तो इसको दिखाने के लिए एक ये सारणी बनाई गई है कि लवणीय मृदा के अंदर क्या होता है। लवणीय मृदा में अपने देखना है कि ये जो इसकी विद्युत चालकता है एसी है, डेसीसाइमन, वो 4 से अधिक होगी, इसमें 4 से कम होगी और इसमें 4 से अधिक होगी। अब ये चीज अधिक है, तो ये आगे वाले दोनों क्या होंगे, मान कम होंगे, यानी कि विनिमय में सोडियम प्रतिशतता भी कम होगी और पीएच मान है वो भी 8.5 से कम होगा। लेकिन जो क्षारीय मृदा है उसमें ये डेसीसाइमन है जो चालकता, वो 4 से कम होगी यहाँ पे ये, और ये दोनों मान है वो 15 और 8.5 से अधिक होंगे। लेकिन जो लवणीय और क्षारीय दोनों मृदाएं हैं, दोनों संतृप्त रूप से है, तो ये आ जाएगा अपने तीनों जो मान होंगे वो 4 से अधिक होगा, 15 से अधिक होगा और 8.5 से अधिक होगा। इसके बाद है विद्युत चालकता, यानी कि जो अभी अपने विद्युत चालकता के बारे में बात कर रहे थे वो क्या होता है, किस तरीके से। तो इसी एक प्रकार का ये मीटर होता है, जैसे अपने पीएच मीटर होता है या अपने थर्मामीटर होता है, उसी तरीके से ये भी एक ईसी मीटर है। अर्थात विद्युत चालकता ज्ञात होता है कि मिट्टी और पानी में घुलनशील लवण की सांद्रता कितनी है। जो लवण है उन जो मिट्टी के अंदर घुले हुए हैं वो कितनी मात्रा के अंदर उसके अंदर घुले हुए हैं। इसे कंडक्टिविटी ब्रिज से मापा जाता है। इसकी उपयोगिता फसलों के लिए यह है कि भूमि में एक सीमा से अधिक पदार्थ बन जाए तो फसलों की पैदावार अच्छी नहीं होती। यानी कि इसके उपयोग से अपने को ये पता लग सकता है कि लवणों की मात्रा कितनी है, या यूं कह ले कि क्षार कितनी की मात्रा के अंदर घुले हुए हैं, लवण कितनी की मात्रा के अंदर घुले हुए हैं, या फिर अम्ल कितनी की मात्रा के अंदर घुले हुए हैं। तो उससे अपने को इसका जानकारी मिल जाती है, तो उसके माध्यम से फिर अपने मृदा को सुधार करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसलिए
सामान्य फसलोत्पादन के लिए ईसी की जानकारी आवश्यक है। ईसी को डेसीसाइमन प्रति मीटर, ये इसकी इकाई कई बार पूछ लेता है कि ईसी की इकाई क्या है, तो डेसीसाइमन प्रति मीटर में मापा जाता है। इससे पहले ईसी को मिली महोज प्रति सेंटीमीटर में भी मापा जाता था। तो इनकी इकाइयां हैं, इकाइयों के बारे में ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न में 1 नंबर का पूछ लेता है पेपर में। उसके बाद आता है विनिमय सोडियम प्रतिशतता, इसके बारे में अपने बात की थी, अभी पढ़ रहे थे विनिमय सोडियम प्रतिशतता। इसी ESP, इसको शॉर्ट का अगर नाम बोले तो ESP, तो इसका फुल नाम भी आपके रखना है। ESP का विनिमय सोडियम प्रतिशतता होता है, इसको शॉर्ट में ESP का तात्पर्य किसी मिट्टी में मिट्टी के कणों के ऊपर चिपकी हुई विनिमय सोडियम की मात्रा है, या ESP मृदा विनिमय जटिल से सोडियम संतृप्ति अंश अर्थात मृदा की संपूर्ण दनायन विनिमय क्षमता का कितना प्रतिशत विनिमय सोडियम द्वारा धारित है। देखो यहाँ से क्या होता है, अपने को ये समझना है विनिमय सोडियम, तो यानी कि सोडियम के बारे में बात कर रहा है कि अगर मान लो कि 1 किलोग्राम अपने पास मिट्टी है, शुष्क मृदा है 1 किलोग्राम, और उसके अंदर सभी धनायन आपस में मिले हुए हैं। जैसे ये मान लो कि उसके अंदर कैल्शियम भी है, उसके अंदर मैग्नीशियम भी है, उसके अंदर पोटेशियम भी है, उसके अंदर सोडियम भी है, उसके अंदर हाइड्रोजन भी है, उसके अंदर एल्यूमिनियम भी है। सभी जो तत्व है वो अपनी अपनी मात्रा के अनुसार उसके अंदर मिले हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि जब सोडियम आयंस की मात्रा अधिक हो जाती है, सोडियम आयंस क्या करते हैं कि कैल्शियम या मैग्नीशियम वगैरह को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उनकी जगह पे खुद आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम आयंस की जो मात्रा है वो बढ़ती रहती है। तो विनिमय सोडियम प्रतिशतता क्या है? विनिमय सोडियम एक ऐसी मात्रा है जो ये बताती है कि इसके अंदर कितनी की मात्रा के अंदर सोडियम आयंस है वो मिले हुए हैं, यानी कि सोडियम आयंस की मात्रा इस मृदा के अंदर कितनी है, तो उसको बोलते हैं विनिमय सोडियम। अब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत क्या हो जाएगा कि कुल मृदा के अंदर जो सारे तत्व मिले हुए हैं उनमें से सोडियम आयंस का भाग कितना है, पूरे कुल तत्वों में से, कुल धनायनों में से सोडियम आयंस की मात्रा कितनी है, सोडियम आयंस का अनुपात कितना है, तो वो हो जाएगा सोडियम विनिमय प्रतिशतता आ जाएगा। तो इसको फिर से देख लें। ECP का तात्पर्य किसी मिट्टी में मिट्टी के कणों के ऊपर चिपकी हुई विनिमय सोडियम की मात्रा है कि उसके अंदर कितनी मात्रा सोडियम की है। अच्छी मृदा में कणों के ऊपर कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सोडियम आदि लवणों की संतुलित मात्रा होती है। यानी कि कोई भी अगर मृदा लें जो अच्छी मृदा है तो उसके अंदर क्या होता है, ये सभी प्रकार के जो आयंस हैं वो संतुलित अवस्था में होते हैं। परंतु ऊसर या क्षारीय मृदा में सोडियम की मात्रा जो है वो कणों के ऊपर काफी अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण pH मान अधिक हो जाता है और मृदा का विनिमय सोडियम 15 या इससे अधिक होने के कारण फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। यानी कि अगर सोडियम आयन का मान अगर 15 है तब तक तो मृदा जो है वो अच्छी है फसल के लिए, लेकिन अगर इसका जो मान है वो 15 से ज्यादा हो जाता है तो वो फसलों के लिए नुकसानदायक है। तो ESP निकालने का ये सूत्र है कि सोडियम आयंस किलोग्राम के अंदर, ठीक है, ये जो लाइन है वो ऊपर आएगी इसके, यहाँ पे सोडियम आयन की जो मात्रा है वो कितनी है और उसके बटे में सारा जो टोटल धनायन है वो कैपेसिटी उनकी कितनी है और गुणा में उसके 100 लगाना है। तो ये जो है ये इसके ऊपर यहाँ पे लिखा जाएगा, ये जो है ये इसके ऊपर आएगा, ये फिर उसके नीचे ही, और इस तरफ गुणा में परसेंटेज निकालने के लिए अपने 100 लगाते हैं। जब ESP का मान 15 होता है तब मृदा pH 8.5 होती है। यानी कि अगर सोडियम विनिमय सोडियम प्रतिशत का मान अगर 15 है तो उसका जो pH मान है वो भी 8.5 होती है। उच्च ESP का मान मृदा pH को 10 तक बढ़ा देता है। यानी कि अगर जो ESP का मान अगर बढ़ेगा तो उसमें जो pH का मान है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, तो ये करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों के नवीनतम वर्गीकरण के अनुसार लवण प्रभावित मृदाओं 2 वर्गों में विभाजित की गई है, लवणीय मृदा तथा क्षारीय मृदा। तो ये उसी प्रकार से जैसे अभी अपने पीछे पड़ा लवणीय और क्षारीय मृदाएं, तो सेम वही इसके अंदर ही परिभाषा वही है। ये वे मृदाएं हैं जिनमें जिप्सम को छोड़कर, यानी कि जिप्सम को छोड़ देने के बाद अन्य विलय उदासीन लवणों जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट होते हैं।
अब लवणीय मृदा में ध्यान रखना है कि जो ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्या होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये होते हैं, तो इसका मतलब मृदाएं क्या है, लवणीय है। लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो जब अगर ये तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं तो इसका मतलब वो मृदाएं क्षारीय हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये तत्व उसके अंदर होते हैं तो इसका मतलब वो क्षारीय मृदा होगी। इनका पीएच, तो पीएच 8.5 से कम होता है। संतृप्त निष्कर्ष में विद्युत चालकता वही आ गया 4 डेसीसेवन प्रति मीटर या इससे अधिक। विनय में सोडियम प्रतिशतता 8-15% से कम होता है, यानी कि ये तो अधिक होगी विद्युत चालकता, और जो पीएच का मान है वो कम होगा और सोडियम प्रतिशतता है वो भी कम होगी। उसके बाद है क्षारीय। तो क्षारीय के अंदर भी जैसे अपने पहले पढ़ा उसी तरीके से इसके अंदर भी वे मृदाएं जिनमें विनिमय सोडियम या सोडियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सल्फेट लवणों की प्रचुरता हो। तो इसमें सिर्फ सोडियम आयंस ही होते हैं क्षारीय के अंदर। सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम सल्फेट की प्रचुर मात्रा क्षारीय मृदा कहलाती है। इनका पीएच जो है वो 8.5 से अधिक होगा, तो इसमें जो विनिमय सोडियम की प्रतिशत मात्रा है वो भी अधिक होगी और विद्युत चालकता है वो 4 डेसीसेवन से कम होती है। इन मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के लवणों की अधिकता होती है। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। और लवणीय मृदा के अंदर आपने देखा था कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयंस पाए जाते हैं। तो इसके अंदर कार्बोनेट और सल्फेट आयंस पाए जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आगे अपने ये पढ़ेंगे कि मृदा क्षारकता एवं लवणता का मृदा एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसमें नुकसानदायक है फसलों के लिए, किस प्रकार से ये उनकी जो पैदावार उनको कम करता है, सूक्ष्म जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पोषक तत्वों की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।